दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में आपका। लव भारत चैनल है। कभी कभी हम अपने चैनल्स में उन प्रतिभाओं से मिलाते हैं जो अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक अपनी कामयाबी का जो दौर है उस दौर में अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ में अशोक मशीद साहब हैं जिनकी बारे में जिनसे हम बात करेंगे। वो किस कठिनाइयों से इस ऊंचाई तक पहुंचे। आज हम हैदराबाद में हैं उनके निवास स्थान पे और हम उनसे बात करेंगे कि वो किस स्ट्रगल से और उन चामोशी की एक छोटी सी गांव से उन्होंने स्ट्रगल करके आज इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे साथ में मजीद साहब हैं। सर आप जिस तरह से अपने लाइफ को गुजारा है अलग अलग स्टेट में और कुछ अपने लाइफ के बारे में बताइए। बचपन आपका कैसे बीता? ऐसा है, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं पेशे से बैंकर हूँ। मैं चामोर्शी गांव महाराष्ट्र में रहने वाला था। अभी फिलहाल मैं हैदराबाद में पोस्टिंग है। मेरे जीवन की स्ट्रगल इस प्रकार की है कि बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, माता पिता के हालत और उस समय की परिस्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में था। मेरे जन्म 1962 में हुआ। मैं उसके बाद में मैं चंद्रपुर के ये चामोर्शी गांव में, उस टाइम चंद्रपुर था, चामोर्शी गांव में हम लोग यानी किसी पुनर्वसन में चले आए। उस टाइम मेरा उम्र 6 से 7 साल होगा। उसके बाद में मैं उतना तो मालूम नहीं बचपन में कैसा क्या गया, लेकिन मैं आपको सन 70 से मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे उम्र, मैं क्लास 1 में पढ़ता था। और उसके बाद से पूरा स्ट्रगल मैं बता सकता हूँ कि कैसा कैसा हुआ। आप कौन से क्लास तक के वो गांव में पढ़े? 5वीं तक मैंने गांव में पढ़ा। 5वीं तक पढ़े। और 5वीं के बाद आपके फैमिलीज में और कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई 3 बहन है। आप कौन से हम नंबर में? सेकंड नंबर के भाइयों में सेकंड नंबर है, और पूरे बच्चों में थर्ड नंबर में है। तो आप बचपन में आप पढ़ाई में कैसे? बचपन में पढ़ाई में मैं तो बहुत ही होशियार था, ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम ही था। घर की स्थिति अच्छा नहीं था, परिवेश उतना अच्छा नहीं था। बहुत कठिनाई से दिन निकालते थे। कभी आपने सोचा था कि उस गांव में उस जिला परिषद की छोटे से स्कूल में पढ़ के आज हैदराबाद की इस फ्लैट में आप आएंगे? कभी यह सपने में सोचा था? नहीं, सपने देखना तो हमने जैसे भी क्लास 7th में पढ़ा था, उस समय से मैं सपना देखना शुरू कर दिया था। सपना देखता था ऐसे, अभी मेरे जीवन की एक ख्वाहिश था कि मैं किसी भी कभी भी नौकरी अगर करना है जीवन में तो बैंकिंग में करूंगा। मतलब आपने उस उम्र में सोचा था कि हाँ, आपको नौकरी बैंक में ही करनी है। बैंक में ही करनी। तो उसके लिए आप कुछ विशेष तैयारी या कुछ मेहनत करते थे? उस समय बैंकिंग के लिए उतना कुछ तैयारी नहीं चलता था, उसका तो कुछ परिस्थिति भी नहीं था कि वो अलग अलग कैटेगरी में पढ़े हम। वो हमको मालूम था, हमारा जो बड़े बताते थे ग्रेजुएशन नहीं तो मेट्रिकुलेशन लेवल ही था उस टाइम। मेट्रिकुलेशन के बाद में हम बैंकिंग के एग्जाम दे सकते थे। उसी हिसाब से हम पढ़े थे कि हम कभी भी नौकरी करना है तो बैंक में ही करना है। तो आपने बताया कि आपकी जो बचपन बहुत ही विकट परिस्थिति में गया है। तो जब आप प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हुआ उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए आप कहाँ गए? हायर सेकेंडरी में हमने हमारा पड़ोस के जो गांव है श्रीनिवासपुर करके, आज कंपार्टमेंट नंबर 77, वहाँ पे हमने 5, 6, 7 2 इयर्स पढ़ाई किया। अच्छा, उसके बाद में मैं चंद्रपुर में ही पढ़ाई किया। तो आपने बोला कि आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो चंद्रपुर का पढ़ाई आप कैसे अफोर्ड कर? वो एक लंबी कहानी वो एक लंबी कहानी है। जब मैं क्लास 7 पास किया, घर के परिस्थिति अच्छा नहीं था, तो पिताजी से बहुत ही हमने रिक्वेस्ट किया। मेरे मम्मी मेरे को पढ़ाना चाहती थी, पापा भी चाहते थे, लेकिन परिस्थिति बहुत बहुत अच्छा नहीं था। चंद्रपुर जाना पड़ता था हमारा, नहीं तो गोट में पढ़ने के लिए भेजा। जबकि मेरे बड़े भाई और बहन चंद्रपुर में पढ़ते थे, तो इसलिए मेरे को चंद्रपुर में जाना था।
तो चंद्रपुर में जाने के लिए मेरे को उस टाइम भाई भी चंद्रपुर से रिटर्न आ गया था। उसके बाद में मेरे को ही अकेला ही रहना था चंद्रपुर में। तो गांव से मेरे को फादर से मेरे को 20 किलो चावल और 40 रुपए दिए थे। अच्छा, ये समझ लीजिए आपकी पढ़ाई का खर्चा। ये मेरे पूरा पढ़ाई के प्रोजेक्ट कॉस्ट है। यानी 40 हाँ, रुपए आप और 20 पढ़ो किलो चावल। आप पढ़ो हाँ, या कुछ भी करो, लेकिन ये मेरे पिताजी के तरफ से मेरे को यही था, स्कॉलरशिप टाइप के पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट था मेरे पढ़ने की। फिर आपने कैसे उसको मैनेज किया कि वो 40 रुपए में उस जमाने में भी बहुत कुछ होता था, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन 40 रुपए लेके और 20 किलो चावल लेके जब आप चंद्रपुर पहुंचे, फिर आपने आगे की पढ़ाई कैसे उसको पूरा किया अपने खर्चों को? उसमें खर्चा ऐसा था, चंद्रपुर से हमारा गांव से चंद्रपुर आने के लिए उस टाइम के बस किराया 12 रुपए था और मेरे को 40 रुपए मिला फादर से। तो 12 रुपए किराया दिया, 28 रुपए मेरे जेब में है और 20 किलो चावल मेरे पास में है। तो मैं बहुत प्राउड महसूस कर रहा था कि इसी से मैं कुछ भी कर दूंगा। इसी हिम्मत से हमने, आत्मविश्वास भरपूर था, आत्मविश्वास बहुत भरपूर था, इसी हिसाब से हमने आगे बढ़ा। बहुत मेहनत किया, चंद्रपुर बंगाली कैंप में रुका हमने, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के काम किया हमने। बहुत ही रेती के ट्रक, कोयले की खदान, जंगल के लकड़ियां लाना, ये सब हमने सब किया। और उसके बाद में एक मैं परमानेंट जॉब किया। परमानेंट जॉब बोले तो ऐसा है कि मेरे स्कूल सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक चलता था। मैं स्कूल से आता था 5 बजे तक रिटर्न आ जाता था। उसके रिटर्न आने के बाद में मैंने 6 बजे से पीयूष केमिकल करके हमारा वहाँ पे एक फैक्ट्री था, पीयूष केमिकल में मैं रात के 12 से 1-2 बजे तक काम करता था। उसके बाद में मैं रिटर्न आता था, आने के बाद में जो भी खाना वाना बचता था, थोड़ी बहुत चावल वावल, वो खा के सो जाता था सवेरे और खाना बना के खा के स्कूल जाता था। यानी होल नाइट आप वो पीयूष केमिकल में काम करते थे? होल नाइट नहीं, 12-1 बजे। अच्छा, 1 बजे तक। फिर बाद में आके खाना वाना अर्ली मॉर्निंग फिर और स्कूल भी जाते थे? हाँ, अर्ली मॉर्निंग फिर स्कूल जाता था। यानी बहुत स्ट्रगल से आपने अपने कॉलेज टाइम को पूरा किया। लेकिन मुझे बताइए कि आपको जॉब कौन से साल में? जॉब मेरा उसके बाद में मैंने मेट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ। 11-12 मेरे को बहुत ही नानान प्रकार के काम किया मैंने, विभिन्न प्रकार के काम करके ऐसे ही जीवन यापन करके हमने ये आपके सोलर थर्मल पावर स्टेशन है, वहां पे भी मैंने लोहे के काम किया मैंने लेबर हिसाब से। वो काम करने के बाद में मैंने 12 पास किया। 12 पास करने के बाद में मैंने 1 साल मैंने ITI किया माना कैंप में। वो मध्य प्रदेश के माना कैंप रायपुर शहर में है। वहाँ पे मैंने 1 साल स्टेनोग्राफर में मेरा ट्रेड था। मैं वहाँ पे 1 साल स्टेनोग्राफर के ट्रेड में ITI किया। उसके बाद में मेरे 83 में मेरा कंप्लीट हुआ। 84 में मैं फरवरी में मेरा जॉब लग गया। एक मुझे बताइए, जिंदगी में सबसे खुशी का पल आपके लिए कौन सा था? जब आपने लगा कि आपका सपना साकार हो गया है, ऐसा कौन सा पल है? खुशी के पल तो जिस दिन मैंने 12 के एग्जाम के रिजल्ट आया और उसी दिन मेरा इंटरव्यू देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चंद्रपुर से लेना था। तो उस दिन मेरा रिजल्ट आया, 12 के रिजल्ट। पूरा हिंदी सिटी थे, हिंदी सिटी में हम 65 लोग थे। 65 में से हम 5 जन पास हुआ। रिजल्ट कहीं में नहीं दिखाई दिया। पेपर में एक कॉर्नर पे हिंदी सिटी के नाम आया, उसमें खाली 5 ही रोल नंबर था, उसमें से 1 रोल नंबर मेरा था। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी उस दिन था कि 5 जन में, जबकि मैंने यानी 30 से 40% कॉलेज कभी नहीं किया। अच्छा। हाँ। और आप जब आपका 10th 12th पूरा हुआ, उसके बाद आप कंपटीशन दिए? यस। नहीं, कंपटीशन तो मैंने क्लास 10 के बाद में से कंपटीशन देना शुरू कर दिया। क्लास 10 से देना शुरू? हाँ, वो कंपटीशन देने के भी बहुत लंबे कहानी है। मैं जब कंपटीशन देने के लिए रायपुर जा रहा था, मेरे साथ में ग्रेजुएशन के बच्चे थे। अच्छा। बच्चे बोले तो मेरे दादा लोग थे, वो बड़े लोग थे।
वो लोग पूरा रास्ते भर में मेरे को चिढ़ाते चिढ़ाते लेके गया कि हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में इंटरव्यू दे रहा है, तो मैट्रिक पास करने के बाद में इंटरव्यू देने जा रहा है, रिटर्न टेस्ट देने के जा रहा है, तेरा कैसे हो जाएगा। हाँ, तो मैं नर्वस कभी नहीं हुआ। ओके। मेरे हमेशा मेरे दिल में एक आत्मविश्वास था, इसी जोर से मैंने इंटरव्यू देने अच्छा, गया। एक बात होती है, आप पढ़ाई में कैसे स्टूडेंट थे? बहुत अच्छे थे, एवरेज थे या बहुत? एवरेज एवरेज स्टूडेंट थे हम, लेकिन मेरे अंदर वो विल पावर बहुत तेज था। अब हम एक बार दो बार पढ़ते थे तो हमको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते थे। तो एक बात बताइए कि बचपन में आप बदमाशी करते थे या नहीं? और बचपन के बारे में तो आप क्या बताएं आपको। मतलब बदमाशी करते थे आप? बचपन में बहुत बदमाशी करते थे। अच्छा। जो गुल्ली डंडा खेलना, ये ताश खेलना, पत्ते खेलना, सब सब किया। बदमाशी इतना किया कि बदमाशी के कोई तुलना ही नहीं है, कितना अच्छा, एक बदमाशी बात किया बताइए, मैंने। कितने आपने कहा कि 10th के तक आप चंद्रपुर चले गए थे, इतना स्ट्रगल। तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने आपको 20 किलो चावल और वो दिया है? तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम में उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, उनकी क्या सोच रही होगी? वो बहुत मार्मिक कहानी है, हम बताने में मेरा आंखों में पानी आ जाता। वो बहुत मार्मिक कहानी है। ठीक है, हम उस बारे में बाद में। और उसके बाद ये तो देखा है आपने, आपको सबसे सुना है कि आप किस परिस्थितियों में इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, लेकिन आपका एक सफल लाइफ रहा। आज जिस पोस्ट पे आप हैं, बैंक में एज ए बीएम, आपको यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस सफलता में आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? कौन-कौन है जो आपकी इस ऊंचाई तक आपको साथ दिया? मेरे माता पिता, इसके अलावा कोई नहीं। मेरे माता पिता, उनके ही आशीर्वाद है। जो कुछ भी आज मैं हूँ, उनके ही आशीर्वाद। और एक बताइए, आपकी शादी कब हुई? मेरे शादी सन 1993 में हुआ, मई में, 2 मई। तो कैसा है, आप बताइए जरा, अपने फैमिली के बारे में बताइए जरा। शादी में भी हमने उतना, हमारा तरफ से उतना कोई आयोजन नहीं हो पाया। हम्म, हम बहुत सिंपल आदमी है और गरीबी से निकले हुए हैं। तो उस समय भी हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक कहानी है। हम्म। वो सब वो नहीं सुने थोड़ा तो बहुत बताइए, ज्यादा नहीं। नहीं सुने तो अच्छा है। अच्छा, तो नहीं सुने तो अच्छा है। आपका जो स्ट्रगल का जो समय था वो बीत गया, उसके बाद एक नई लाइफ शुरू की, अपनी शादी हुई आपकी। हाँ। वो शादी के बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए? शादी के बाद में मेरे जीवन में बहुत ही सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आया। मेरे दोस्त लोग बहुत ही अच्छे थे, और मेरे जो धर्मपत्नी मलिना है, वो बहुत ही सुंदर है, और और घरेलू है। कोई टेंशन नहीं किसी बात में, आज तक मेरे साथ उनसे कोई टेंशन नहीं हुआ। बहुत ही नॉर्मल लाइफ, जैसे घर में गृहस्थी लाइफ जीते हैं वैसे ही जिए। लेकिन मेरे पत्नी के बहुत बड़ा रोल है मेरे मेरे को चेंजेस करने हम्म, तो आपके जो ये आपका जिंदगी का सफलता, आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसमें आपका उनका क्या रोल दिखता में। उनके तो बहुत ही रोल है। बहुत दिनों से मैं डायबिटिक भी पेशेंट हूँ, और नौकरी के जीवन में बहुत सारे जगह में मैं अकेला ही सफर किया। मेरे बच्चों को पूरा संभालने के, पूरा देखभाल करने की उसी के ऊपर जिंदगी निर्भर है। उसी ने पूरा अच्छे से तरह से मेरे को संभाला, मेरे फैमिली को संभाला, मेरे सामाजिक लाइफ को संभाला। उनके बहुत महत्वपूर्ण रोल है। है? आप चलिए, मैं तो अभी आपकी मिसेस से बात करके बदली आइए, आइए, आइए। अरे, हमारे साथ में अशोक साहब की पत्नी मलीना मशीद साहब मैडम हैं। हम उनसे पूछेंगे। मैडम, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। एक बात बताइए, अशोक साहब ने तो अपनी लाइफ के बारे में की सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने स्टडी टाइम के बारे में बोला, अपनी फैमिली के बारे में बोला, और शादी के बाद आपसे इंट्रोडक्शन हुआ, है ना? तो आप उनकी जो सफलता में आपका क्या योगदान है, उन्होंने तो बोला। आपको क्या लगता है, वसीम साहब के बारे में कुछ बोलिए। मसीह साहब के बारे में क्या बताऊं मैं, वो तो उन्होंने वो तो आपको सारा क्रेडिट दिया है कि वो आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आया है, आपने उनको बदल दिया है, उनकी लाइफ को बदल दिया है। तो क्या क्या बदलाव आया है, आप जरा बता सकते हैं?
वो तो वही बोल सकते ना, मैं कैसे बताऊं, मैं नहीं लेकिन बोल आपने सकती। एज ए वाइफ हाँ, पत्नी आपने उनको कैसे मैं तो उनको मेरे लिए उनकी जगह बहुत बड़ा है। ये मैं कैसे बताऊं, मैं बोल नहीं सकती। ये मेरे लिए सब कुछ है। देखा आपके बच्चों के बारे में? मेरे बच्चे दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। दोनों बच्चे अच्छे भी है, जिद्दी भी है। वो तो हर घर में ही से रहते हैं, ऐसा अच्छे बुरे सभी रहते हैं, उसमें सब कुछ है, क्वालिटी अच्छी भी है बुरी भी है, ऐसा नहीं है। मजीद साहब खाने के बहुत शौकीन है, क्या बोलेंगे, क्या क्या खाना उनको ज्यादा सब कुछ खा लेते हैं, ऐसा कोई नखरा वाला है नहीं है, सब कुछ ही खा लेते हैं। जैसे बोलते हो वैसे ही सुन लेते हैं पसंद है? ऐसा। ऐसा कोई चीज जो आपको मजीद साहब को बहुत पसंद है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप बहुत उनका वो पसंद करते ये गुस्सा नहीं होते। और क्या है, सबको संभाल लेते हैं अच्छे से। एक हंसी दे देते तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, बस और कुछ नहीं। हैं? यानी कूल माइंड लोग हैं। माइंड अच्छा, है। कूल माइंड है। अच्छा, जब वो अ, आपको मजीद साहब ने बताया कि वो ड्यूटी के कारण अपने फैमिली को छोड़ के दूर दूर तक जाते थे, तो आप उनकी कमी आपको महसूस नहीं, कैसे आप हैंडल किए छोटे छोटे बच्चों को लेके, वो जब ट्रांसफर होकर कहीं और जाते थे? ये तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम जब सुना तो मेरे लिए तो बहुत शॉक हो गई। मैं कैसे क्या कर लूंगी, फिर क्या है, करना है, जिंदगी है, नौकरी है, खाना है, बच्चों को लेके पालना पोसना है तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर रहना ही है। अगर दूसरे लोग कर सकते तो मैं भी कर लूंगी, ऐसे सोच के मैंने किया, उनके साथ दिया और क्या किया। नहीं, आप एक सफल फैमिली है, आप एक सफल वाइफ है, एक दोस्त है, तो आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग इस विकट परिस्थितियों में अपने अपने एक दूसरे का साथ नहीं देते, स्प्लिट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे इस स्ट्रगल के टाइम में उनका साथ कैसे देना चाहिए? पहली बात तो उनको अपना दोस्त मानो। दोस्त दोस्त कैसे दोस्त के साथ देते हैं, वैसे ही करके साथ दो तो आगे अपन कुछ भी नहीं होंगे, अपना कोई दिक्कत भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसे। दोस्त बन के पहले पहले तो दोस्त बन के उनके साथ दो, फिर दीदी। आप देख सकते हैं ये मशीद साहब की पत्नी है, वो थोड़ी भावुक है। वो इस अपने अनुभव को अपनी मन के अंदर जो बहुत सारी उनकी बातें हैं जो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही है। हम समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को। लेकिन एक चीज आज हम इस फैमिली के साथ बैठे हैं और इस फैमिली में एक चीज हमें समझ में आया कि इंसान जब उसके अंदर लगन हो, इच्छा शक्ति हो, तो जमीन से उठ के आज इस आसमान, इस ऊंचाई तक पहुंचे, आज इस टावर में वो रह रहे, ये उनका खुद का फ्लैट है, यहाँ रह रहे हैं। तो वो एक सफल व्यक्ति, आज हम चैनल के माध्यम से आपके सामने वो बताना चाहते हैं कि जीरो से हीरो, ये जो शब्द है ना, जीरो से हीरो, तो एक मशीद साहब जो है, अशोक मशीद, एक एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए कि 1967 में जब बांग्लादेश से सारे रिफ्यूजीज गर्चुली जिले देश में अलग अलग कोनों में आए हैं, तो उनके सामने कितना संकट था, कितना क्राइसिस था, आइडेंटिटी क्राइसिस, उनका खाने का क्राइसिस, लेकिन उसके उन्होंने उसको मात दी। मात देने के बाद आज इस ऊंचाई तक वो पहुंचे। हम फिर से एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अशोक साहब, उनकी फैमिली की स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।